आज का जो ये टॉपिक है आप लोगों का यूनिट नंबर सेकंड से। यूजीसी का यूनिट नंबर सेकंड है, उससे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई। अब यूजीसी में आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, हालांकि बताया भी है और ओरली बताऊंगा। आज मैंने सिर्फ ये कही पॉइंट लिया है, इसी पॉइंट को ही लिया है। ठीक है, बाकी पॉइंटों को नहीं लिया है। समाजशास्त्रीय संकल्पना को ही लिया है मैंने, और समझाऊंगा आप लोगों को, और कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा इससे संबंध में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों से करूंगा मैं। ठीक है भाई। तो देखिए, सामाजिक संरचना के बारे में बात करूंगा, सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात करूंगा, सामाजिक समूहों के बारे में बात करूंगा, सामाजिकरण के बारे में बात करूंगा, सामाजिक नियंत्रण के बारे में बात करूंगा, और सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। इतनी सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको जाने रहिएगा, समझे रहिएगा, और ये सभी की सभी जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट मैंने लिया है सामाजिक संरचनाओं के संबंध में, है ना, समाजशास्त्र की अवधारणाओं को लेकर। तो ध्यान से मेरी बात को सिर्फ सुनिएगा आप लोग। देखिए, समाजशास्त्र में सबसे पहली बार हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना शब्द को दिया है। प्रश्न आता है, ठीक है, कि सामाजिक संरचना का किसने प्रतिपादन किया है और किसको जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहली बार समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना शब्द को प्रयोग किया है, और वो पुस्तक उनकी थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, और ये कब, 1985 में। बस इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। ठीक है, सामाजिक संरचना की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, प्रारंभ में स्ट्रक्चर शब्द अंग्रेजी भाषा के से लिया गया है, आपको अच्छे तरीके से पता है। अर्थ होता है भवन की संरचना से। अर्थ की अगर बात किया जाए तो भवन की संरचना से या बनावट से। तो ये एक प्रकार से स्ट्रक्चर यानी संरचना का अर्थ बताने की कोशिश किया जा रहा है। तो संरचना का अगर कभी कभी अर्थ पूछता है तो बना देना आप लोग कि भवन की संरचना से हो गई या तो उसकी बनावट से होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। सामाजिक संरचना में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर, पेट, नाक, कान इत्यादि जो है शरीर के अंग जो है उससे क्या संरचना बनी है शरीर की, ठीक उसी प्रकार से ही सामाजिक संरचना का भी मतलब बनता है। तो समाज की हर एक इकाइयों को अगर आप क्रमबद्ध से जोड़ते हैं तो वह एक प्रकार की सामाजिक संरचना बन जाती है। लाइक समूह को, समिति, संस्थाएं, परिवार, सामाजिक प्रतिमान इत्यादि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वह एक प्रकार से बन जाती है सामाजिक संरचना। ठीक है, तो बहुत ही सरल था, ये आपने समझ भी गए होंगे कि सामाजिक संरचना होता क्या है। ठीक है, सामाजिक संरचना में इसके बारे में एक थोड़ा सा परिभाषा के हिसाब से देख लीजिए आप लोग कि टॉलकाट पार्सन्स नाम आता है, काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है कि सामाजिक संरचना को लेकर क्या क्या बातें कही है टॉलकाट पार्सन्स ने भी। ठीक है, इसका टी पार्सन्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको टी पार्सन्स भी कहते हैं। तो सामाजिक संरचना जो है परस्पर संबंधित संस्थाओं, ठीक है, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों एवं कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं, और इन्होंने कहा कि ये सामाजिक संरचना। फिर से बताता हूँ, मैंने अभी कहा ना कि भाई समिति होती है, सामाजिक समूह होता है, संस्थाएं होती हैं, एजेंसियां होती हैं, सामाजिक प्रतिमान होता है। मैंने बताया ना आप लोगों को ये क्या किसके लिए आते हैं, ये सामाजिक संरचना के लिए होते हैं। तो ठीक जब ऐसे नाम मिले आप लोगों को, इस तरीके के नाम मिले कि संस्था, समिति, एजेंसियां, सामाजिक समूह और आपको सामाजिक प्रतिमान, तो आप तुरंत समझ जाना कि टॉलकाट पार्सन्स है। टॉलकाट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 4 प्रकार भी बताए थे, अभी मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो अच्छा, ये बस टॉलकाट पार्सन्स की परिभाषा याद रखिए, बाकी किसी की परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग इसको देख लेना, मैं पीडीएफ आप सबको दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग सीन कर लेना। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए थोड़ा सा, ये रेड क्लिफ ब्राउन, ये ऑप्शन में आता है, इसका नाम जो है ऑप्शन में आता है। हालांकि ये सत्य नहीं होता है सही, हमेशा सत्य टॉलकाट पार्सन्स ही होता है, ये सही नहीं होता है, परंतु आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही है, और स्वयं संरचना संस्था के द्वारा परिभाषित किया जाता है, और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्ति या व्यक्तियों की जो क्रमबद्धता होती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, सामाजिक संरचना। वो क्या कहलाती है, सामाजिक संरचना कहलाती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है क्या? एक बार जरा मुझे कंफर्म करिए। मैंने अभी आप लोगों को केवल सामाजिक संरचना के बारे में बताया है। ठीक है, कि सामाजिक संरचना हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले दिया था,
1885 की में एक पुस्तक लाया था, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, वहाँ से मिली है हर्बर्ट स्पेंसर से। और हर्बर्ट स्पेंसर के माध्यम से फिर हमने क्या किया है, उसकी परिभाषा के बारे में भी थोड़ा सा देखा है कि जिस प्रकार हमारे शरीर की संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंगों में, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक संरचना की भी होती है। तो मैंने आपको बताया ना था अभी, सॉरी टालकट पार्सन्स की बताया था मैंने। तो वहाँ पे सामाजिक समूह की बात किया था, समिति की बात किया था, संस्थाओं के बारे में बात किया था, परिवार के बारे में बात किया था, सामाजिक प्रतिमान के बारे में बात किया था। तो वो हो जाती है आपकी उसकी परिभाषा, टालकट पार्सन्स की परिभाषा हो जाती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा अगर मैं बात करूँ तो सामाजिक संरचना के इन्होंने एक अंग बताया मनुष्य को, और फिर कहा कि स्वयं संरचना संस्था के द्वारा परिभाषित होती है, और नियमित संबंधों से लगे हुए जो व्यक्ति होते हैं वो क्रमबद्धता को बताते हैं, तो वो कहलाता है आपका क्या, समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं। ठीक है, तो बस इतनी बातें आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। परिभाषा में 2 नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। अब समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा सा टॉपिक ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको समझिएगा अच्छे से, तभी आप कर भी पाएंगे, है ना, तभी आप कर भी पाएंगे। सामाजिक शास्त्र अगर मैं बात करूं समाजशास्त्र की उत्पत्ति को लेकर, तो यहाँ से भी प्रश्न यूजीसी में भी बनता है और एमपीपीएससी में भी बन सकता है आप लोगों से। ठीक है भाई, तो ऐतिहासिक रूप से समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन ऑगस्ट काम्टे ने किया था। तो ऐतिहासिक परिदृश्य से देखा जाए तो समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई, जो प्रतिपादक हैं वो ऑगस्ट काम्टे महोदय हैं, लेकिन समाज की प्रकृति के बारे में विचार हमें प्लेटो की पुस्तक से भी मिल जाता है। तो प्लेटो की पुस्तक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपब्लिक है, और अरस्तु की पॉलिटिक्स है। तो ये 2 किताब थी, एक प्लेटो की जो पुस्तक था समाजशास्त्र में, जब ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति तो कर दी थी, लेकिन समाज की जो प्रकृति थी, जो समाज का नेचर था, उस नेचर के बारे में जानने के लिए प्लेटो ने एक पुस्तक निकाली, उस पुस्तक का नाम था रिपब्लिक, और एक अरस्तु की पुस्तक थी उसका नाम था पॉलिटिक्स। तो इन किताबों में थोड़ी सी हमें ऐतिहासिक परिदृश्य से अगर बात करें तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है यहाँ से। तो इसमें अनेक सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं, प्रथाएं घटित होती हैं, सामाजिक संबंधों और सामाजिक संस्थानों का वर्णन भी किया गया है। तो कौन कौन से किताब में, प्लेटो के रिपब्लिक में, अरस्तु के पॉलिटिक्स में। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, किताबों को लेकर ये प्रश्न बन सकता है आप लोगों से, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं इसके पश्चात का मतलब होता है बाद में। तो यानी 18वीं शताब्दी की बात अगर मैं करूं तो समाज के बारे में कोई विशेष चिंतन नहीं हुआ, किंतु औद्योगिक क्रांति और फ्रांस क्रांति, ध्यान रखिएगा आप लोगों को, ये क्रांति के संबंध में एग्जाम में प्रश्न बनाया जा सकता है आप लोगों से। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करेगा तो आप कहेंगे 1789 का, और रूसी क्रांति की बात करेगा तो 1970 करेंगे आप, और औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करेगा तो आप क्या करेंगे, 70-60 करेंगे। तो ये 3 बातें हैं जो ध्यान रखना आप लोगों के लिए है। और एक अगर मैं बात करूँ रूसी क्रांति के बारे में, तो रूसी क्रांति में एक नाम आता है, कई बार नेता एक हुआ करते थे, लेनिन नेता थे, इन्होंने इसके बारे में बताया है, रूसी क्रांति के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए उनको रूसी क्रांति के जनक भी कहा जाता है, लेनिन का नाम आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर हम आगे बात करते थे, इसके परिणाम स्वरूप समाज के प्रति जो है संबंधित विचार दिखाए जाते हैं, लगे समाज के विज्ञान होने की आवश्यकता भी, मान्यताएं भी मिलती है, तो ये भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखो मैंने अभी जो चीज़ें बताई है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो ऑगस्ट काम्टे ने इसका प्रतिपादन किया समाजशास्त्र का, लेकिन समाज के जो नेचर है उसके बारे में अगर बात होती है तो प्लेटो और अरस्तु की किताबों से मिलती है, रिपब्लिक एंड पॉलिटिक्स की किताबों से मिलती है। ठीक है, उसमें भी घटनाएं, प्रथाओं और सामाजिक संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, 18वीं शताब्दी की बात अगर आती है तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि रूसी क्रांति एक होती है, एक औद्योगिक क्रांति होती है। ठीक है, PDF मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगा, आपको वहाँ पर पूरी डिटेल भी मिल जाएगी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण का मतलब आप सभी लोग जानते भी होंगे भली भांति तरीके से। पुनर्जागरण मतलब देखिए यहाँ पर यूरोपीय इतिहास के मध्य युग और आधुनिक युग को। ठीक है, तो पुनर्जागरण का युग में अगर आपसे कभी क्वेश्चन बने कि कौन कौन से युग इसमें इन्वॉल्व है, तो सीधा सीधा आप कह देना कि एक मध्य युग इन्वॉल्व है और एक आपका इन्वॉल्व है आधुनिक युग। ठीक है, तो इनके बीच के समय में पुनर्जागरण कहा जाता है। तो ठीक है, आप समझ गए भाई, मध्य युग और आधुनिक युग के बीच के जो समय होगा वो आपका क्या कहेंगे, ये बीच है। ठीक है, बीच है। ठीक है, वहाँ पर उसको कहेंगे पुनर्जागरण।
इसमें वाणिज्य क्रांति आती है, औद्योगिक क्रांति आती है, और यूरोप में कला, साहित्य और संस्कृति, पेंटिंग, विज्ञान आदि के क्षेत्र जो है बहुत विकसित हुए थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे पुनर्जागरण को लेकर, तो पुनर्जागरण में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा बोल देना है कि मध्य युग आया था और आधुनिक युग आया था। इसमें क्या क्या बातें हुई थी? वाणिज्य क्रांति की बात हुई थी, औद्योगिक क्रांति की बात हुई थी, और यूरोप की कला, संस्कृति और साहित्य और पेंटिंग, कला, विज्ञान इत्यादि चीज़ों के बारे में चर्चा हुआ था। ठीक है, बस इतनी बात आपको क्लियर कर देगी पुनर्जागरण के बारे में। ठीक है भाई, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रबोधन, प्रबोधन एक शब्द है, साइकोलॉजी के ही अंतर्गत आता है ये भी। ठीक है, अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी में यूरोप के एक दार्शनिक और जो बौद्धिक आंदोलन था वो चल रहा था 18वीं सदी में। प्रबोधन के बारे में हम जान रहे हैं, जो मनुष्य की तार्किक शक्ति और नवाचार में विश्वास करता है, इसी को हम प्रबोधन के नाम से जानते हैं। मेरा सिंपल सी बात है, आप लोग समझना, प्रबोधन 18वीं शताब्दी में आया है, पहली बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, यूरोप में एक दार्शनिक और बौद्धिक आंदोलन चल रहा था। यूरोप में कहाँ चल रहा था ये प्रबोधन के बारे में? यूरोप में चल रहा था। कहाँ पे चल रहा था? यूरोप में। क्या क्या चीज़ें हुई थी? दार्शनिक और बौद्धिक आंदोलन हो रहा था। तो वहाँ पर मनुष्य के तार्किक शक्ति और नवाचार विश्वास करता था, और इन्हीं शब्दों को, तार्किक शक्ति और नवाचार विश्वास को, इन्हीं शब्दों को कह दिया गया प्रबोधन, नाम दे दिया गया। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत इस आंदोलन की वजह जो है, यूरोप में औद्योगिक और फ्रांसी जैसे दो महान क्रांतियां हुई थी। जो प्रबोधन शब्द आप देख रहे हैं, जिसको आप एक प्रकार से अगर मैं कहूँ, जिसको आप कह रहे हैं प्रबोधन, जहाँ पे मनुष्य का तार्किक शक्ति और नवाचार में विश्वास हो रहा है, ठीक एक प्रकार से ये आंदोलन हुआ था बौद्धिक और दार्शनिक के रूप में। उसी प्रकार से आपको इस आंदोलन की जो वजह थी, आंदोलन में औद्योगिक और फ्रांसी क्रांति हुई थी। दो बहुत महान क्रांतियां थी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, और औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 1715 में। ठीक है, इतिहासकारों का प्रबोधन का युगों में ये चीज़ें मिला है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। दो क्रांतियां थी, जिसमें पुराने सामंतवादी और समाज के स्थान पर एक नवीन समाज की स्थापना भी हुई थी। प्रबोधन आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। पुनर्जागरण समझ गए होंगे, प्रबोधन समझ गए होंगे, और साथ ही साथ आपने अरस्तू के बारे में जान लिया होगा, अगस्त काम्टे के बारे में भी जान लिया होगा। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे जानना था। अगस्त काम्टे क्या थे? समाजशास्त्र के प्रतिपादन किया था इन्होंने, और 18वीं शताब्दी में फ्रांस क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी 1760 में, और 1789 यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कि अगस्ट काम्टे के अकॉर्डिंग ये कहते हैं सामाजिक व्यवस्था का जो है एक सामाजिक समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। तो अगस्ट काम्टे महोदय की परिभाषा कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा कि सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। तो ऑप्शन में जरूर मिला है, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी करवाया है, और अगस्ट काम्टे भी ऑप्शन में आया हुआ है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसके 3 नियमों के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आप इसे देखे रहिएगा थोड़ा सा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आगे, तो अगस्ट काम्टे के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब हम करेंगे थोड़ा सा प्रश्न। ठीक है, अगस्ट काम्टे के जो वो चीज़ें हैं आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा, आप टेंशन ना लें कि अलौकिक क्या है, तारीख तो क्या है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं आई हुई है। यहाँ पर केवल मुझे बताना था समाजशास्त्र के बारे में। ठीक है भाई, तो ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। ठीक है भाई, बताऊंगा। थोड़ा सा प्रश्न करिए फटाफट, जो चीज़ें आएगी, प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। देखिए, उसके बाद फिर टॉपिक पे आऊँगा। समाजशास्त्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक होता है लैटिन और एक होता है ग्रीक भाषा। ठीक, सॉरी यहाँ पर आपका सी नहीं होगा, एक होता है लैटिन और एक होता है ग्रीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक है, समाजशास्त्र शब्द बना हुआ है लैटिन भाषा के, ये भी आप ध्यान रखिए। ऐसे प्रश्न बनेंगे। अगर आपसे प्रश्न बनेगा कि किस विद्वान ने समाजशास्त्र के स्थान पे जो है इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, शायद मैंने अभी इसका पहले ही प्रश्न ले लिया है ना, ये प्रश्न का टॉपिक अभी रह गया है, अभी आने वाला है। चलो आप कर ही लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है किस विद्वान ने? तो आप क्या बताएंगे, आप बताइए जरा। जे एल मिल ने इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, जे एल मिल ने। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी की पुस्तक किसकी है, आपको ये बताना है। अभी अभी मैंने आपको करवाया भी है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का। हाँ, हर्बर्ट स्पेंसर का। तो आपको ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। आगे हम बताएं तो किस विद्वान ने समाजशास्त्र को 2 भाषाओं में अवैध का संतान माना है? ठीक है भाई, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो विभिन्न परिभाषाएं आएंगी आप लोगों को, वो मैं आप लोगों से अभी
करवा दूंगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर मैं अवैध की बात कर रहा हूँ तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर जेएल मिल का नाम आ जाएगा। जेएल मिल अवैध माना था। ठीक है भाई, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र जो है मुख्य रूप से किस समाज का अध्ययन करता है? समाजशास्त्र जो होता है मुख्य रूप से किस चीज़ का अध्ययन करता है? यहाँ पे जो है कृषक समाज हो जाएगा आपका, औद्योगिक समाज हो जाएगा, और नवजाति समाज हो जाएगा, नवजातीय जनजाति, और ऑप्शन 1 4 कर दीजिए सभी। तो बताइए जरा यहाँ पे कौन सा सही होगा? समाजशास्त्र मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ तो किसका मानता है ये? तो समाजशास्त्र में जो मुख्य रूप से समाज का जब अध्ययन किया जा रहा था तो उस समय आपने औद्योगिक समाज देखा था। कौन सा समाज देखा था आपने? औद्योगिक समाज देखा था, है ना? औद्योगिक समाज देखा था। तो औद्योगिक क्रांति, वाणिज्य क्रांति और यूरोप में भी कला, साहित्य और संस्कृति, पेंटिंग, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ है। ठीक है, तो ये यूरोप की बात मैं कर रहा हूँ जब मध्य युग और आधुनिक युग के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, औद्योगिक समाज यहाँ पे करेक्ट जवाब होता। आप लोगों किसने कहा कि समाजशास्त्र जो है मनुष्य और उसके मानवीय पर्यावरण का अध्ययन करता है? मनुष्य जो है क्या करता है? मानवीय पर्यावरण का अध्ययन करता है। ये स्टेटमेंट किसका है ये आपको बताना है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, फेयर चाइल्ड यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर वही सही है। फेयर चाइल्ड इज द राइट आंसर है आपका। है इसने कहा था कि समाजशास्त्र जो होता है वो मनुष्य और उसके मानवीय पर्यावरण का अध्ययन होता है। ये फेयर चाइल्ड का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समाजशास्त्र के जो है उद्भव के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जरा इसके उद्भव के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो क्या क्या आता है। ठीक है, समाजशास्त्र का उद्भव जो है यूरोपीय, अच्छा आप लोगों ने अभी देखा भी है कि यूरोप पुनर्जागरण और प्रबोधन के बारे में भी, है ना? प्रबोधन के बारे में भी आप लोगों ने अभी देखा भी है इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यूरोपीय महाद्वीप में उस समय हुआ था जब वहाँ की जनता सामंतवादी व्यवस्था के प्रति असहज और असुरक्षित महसूस करने लगी थी, और साथ ही उसमें एक तत्कालीन परिस्थितियों में जो है निजात पाने का प्रयास किया जा रहा था। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि समाजशास्त्र का उद्भव जो होता है यूरोपीय महाद्वीप के उस समय हुआ जहां जनता सामंतवादी व्यवस्था में क्या था? सहज और असुरक्षित महसूस कर रहा था। ठीक है, तो एक प्रकार से आप यहाँ से कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जरा, औद्योगिक क्रांति जो है 1760 है, फ्रांसिस क्रांति जो है 1889 यानी 1789 है, और इसके रूप में सामने आया, और जिससे वहाँ के परंपरागत सामाजिक ढांचे को क्या किया गया? व्यवस्थापित करके एक अत्यधिक नवीन सामाजिक व्यवस्था का जन्म दिया गया। ठीक है, इन्हीं बदलती परिस्थितियों को समझने के लिए फ्रांसिस दार्शनिक ऑगस्ट काम्टे ने अलग विषय पर उन्होंने आवश्यकता पर बल दिया। तो ध्यान सुनिएगा जरा, जो एक फ्रांसिस दार्शनिक थे उनका नाम था ऑगस्ट काम्टे, और ये किन परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं, किन परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ये तो आपको अच्छे तरीके से पता हो जाना चाहिए अब कि जो सामंत व्यवस्था थी जिसके प्रति असहज और असुरक्षित महसूस करने वाले जो साथ के लोग थे, जो अपनी तत्कालिक परिस्थितियों में निजात पाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसी प्रयासों को औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के रूप में सामने आया था, और परंपरागत सामाजिक ढांचे को विस्थापित करने के रूप में। ठीक है, वहाँ पे उनकी स्थितियों को समझने के लिए फ्रांसिस दार्शनिक जो थे वो थे ऑगस्ट काम्टे। यही आपका सही जवाब हो जाएगा फिर वहाँ पर। और आगे अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कहा कि विषय अलग की आवश्यकता पर बल दिया, मतलब ऑगस्ट काम्टे ने एक अलग विषय पर आवश्यकता पर बल दिया। सन 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। सन 18 अभी मैंने देखो आप लोगों से बताया भी था, अगर याद है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो फिर आप दोबारा से सुन लीजिए। मैंने आप सबको सबसे पहले ही बता दिया था कि हर्बर्ट स्पेंसर ने, जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी थी, 1885 की थी। तो हर्बर्ट स्पेंसर को क्यों नहीं कहा जाता है जनक? तो इन्हीं को बुलाया था। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, 1838 में समाजशास्त्र शब्द का इन्होंने ही प्रयोग किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने वहाँ पर सामाजिक संरचना के बारे में बताया है। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी थोड़ा सा। ठीक है, याद हो रहा है ना सारी की सारी बातें? हैं, बताइए जरा एक बार। समझते चलिए आप लोग, सभी लोग। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट। आगे हम बात करते हैं समाजशास्त्र के उद्भव के कारक के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, समाजशास्त्र के उद्भव के लिए यूरोप को ऐतिहासिक दशाएं और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां तो जिम्मेदार थी ही, साथ ही बौद्धिक संवेदनाएं भी शामिल की गई थी। जोसेफ साइमन और कार्ल मार्क्स और ऑगस्ट काम्टे आदि चिंतकों के विचार के द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है भाई, तो समाजशास्त्र उद्भव के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यूरोप को ऐतिहासिक की अगर मैं बात करूँ तो उससे आपको पता ही है पहली चीज़
है कि नहीं, कि वहाँ से आया ही है, यूरोप से आया है। और यूरोप में एक तो औद्योगिक क्रांति भी थी और साथ ही साथ आपका मध्य युग का भी क्रांति थी। मध्य युग में जितनी क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति, उसको इन्वॉल्व किया गया था, ठीक है। तो ऐतिहासिक दशाओं के जो है, अगर मैं देखूँ उसकी प्रतिपुष्टि या उसका दृष्टिकोण, तो आप समझ जाएंगे आसानी से यहाँ पर कि सामाजिक परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं, साथ ही बौद्धिक संवेदनाएं भी शामिल होती हैं। और इसमें कुछ थे, देखिए जरा, सेंट साइमन ये नाम है एक, और एक कार्ल मार्क्स भी नाम है, आगस्ट काम्टे आदि इसके चिंतक विचारक रहे हैं, ठीक है। आदि इनके चिंतक भी, यहाँ से प्रश्न नहीं आने वाला है कि भाई इसका कौन विचारक है, इसका कौन विचारक नहीं है, ठीक है। कारण 3 बिंदुओं में आए। कारण एक था आपका ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक में आपने देखा भी है वाणिज्य और वैज्ञानिक क्रांति। बौद्धिक एक कारक रहा और एक रहा सामाजिक कारक। सामाजिक कारक के अंतर्गत आपका एक औद्योगिक क्रांति रही, एक फ्रांसिस क्रांति रही, फ्रांसी की क्रांति रही, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा 1760, और आपको ध्यान रखना है 1789 यानी 1789 को भी। ऐतिहासिक कारक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जरा, ऐतिहासिक कारक पर नज़र डालें तो यूरोप में 12वीं शताब्दी में वाणिज्य क्रांति और 14वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति हुई थी। तो शताब्दी से लेकर प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर अभिकथन में लिखा रहेगा तो ये ज़रूर आप लोगों को मिल सकता है कि यूरोप में 12वीं शताब्दी हुई वाणिज्य क्रांति और 14वीं शताब्दी जो हुई वैज्ञानिक क्रांति हुई थी। इससे ये जो क्रांति थी यह समाजशास्त्र के उद्भव से संबंधित थी या उसके कारक से रिलेटेड थी। तो ऐसे प्रश्न लिखा रहेगा तो आप कह देना कि हाँ उससे संबंधित थी। और वैज्ञानिक क्रांति जनता को सोचने पर मजबूर करती थी और दीनहीन दशाओं को सुधार करती थी। आगे अगर मैं बात करूँ तो राजा और या धर्म प्रचारकों की कृपा से नहीं बल्कि स्वयं प्रयास से हुआ था, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक कारक की अगर मैं बात किया हूँ अभी 12 और 14वीं शताब्दी में, ठीक है। इसमें प्राथमिकता रही है वैज्ञानिक क्रांति को लेकर, ठीक है, और वाणिज्य क्रांति भी रही है इसमें, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हैं वाणिज्य क्रांति में क्या क्या बातें होंगी, ठीक है भाई। सिल्क होगा और जो है यहाँ पर मसाले एवं अन्य वस्तु जो है नए क्षेत्रों में खोज करने की बात की गई थी, ठीक है। ये वाणिज्य क्रांति से संबंधित था यूरोप में, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो अब वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति में देखिए तो इसमें यूरोप में सामंतवादी परंपरागत की सोच थी, ठीक है। इसको बदलने का महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई गई थी, ये क्रांति थी। इसकी शुरुआत कॉपरनिकस ने किया था, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कॉपरनिकस से हुई है इसकी शुरुआत वैज्ञानिक क्रांति की। और जब इन्होंने यह कर रूढ़िवादी एवं धार्मिक कट्टरपंथी को चुनौती दी। कट्टरपंथी को कहीं कहीं रेडिकल भी बोला जाता है, ठीक है। मूलभूत भी इसी को कहा जाता है कट्टरपंथी, ठीक है। चुनौती दी और ब्रह्मांड के केंद्र में जो है सूर्य है ना कि पृथ्वी है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त न्यूटन के द्वारा आया गति का मान आया। अच्छा ये साइंस है, थोड़ा सा आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि लॉ ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, फोर्स वगैरह क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट इसके थोड़ा सा रिलेट करता है तो यहाँ पर ऐतिहासिक क्रांति में इसको जोड़ा गया था। बौद्धिक क्रांति कारक की बात अगर मैं करूं आप लोगों से तो 19वीं सदी में हीगल और सेंट साइमन के लेखक यूरोप के बौद्धिक आंदोलन बन गया। देखो अब यहाँ पर ध्यान रखना 19वीं शताब्दी में जो बौद्धिक कारक आया है समाजशास्त्र में वो हीगल और सेंट साइमन के माध्यम से, ठीक है। और ये लेखक थे यूरोप में, ठीक है। और जो बौद्धिक विकास हुआ था और औद्योगिक जो आंदोलन हुआ था, सॉरी बौद्धिक विकास नहीं बौद्धिक आंदोलन, ठीक है, वो आंदोलन जो हुआ था और औद्योगिक आंदोलन जो हुआ था उसी समय हीगल और सेंट साइमन ने दिया था, ठीक है। हीगल का कहना था कि चेतना में अस्तित्व का निर्माण होता है, ये हीगल कहते थे, जिसके माध्यम से यूरोप की जनता यह संदेश देना चाहती थी कि यदि व्यक्ति अपनी सोच को दृढ़ पूर्वक यथार्थ में बदलने की कोशिश करे तो वह अपनी दीनहीन स्थिति को मुक्ति पा सकता है, ना कि राजा या ईश्वर की कृपा से, ठीक है। तो ये हीगल कहते थे कि अगर आप काम करेंगे तो आप सक्षम होंगे, ठीक है। तो ये बात कहते थे समाजशास्त्र में, हीगल का कहना था स्टेटमेंट ये आप ध्यान रखिएगा। हीगल की किताब का भी नाम आप याद रखिएगा कि फिलॉसफी ऑफ राइट है इसकी किताब का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा हीगल की किताब का नाम, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। सेंट साइमन का स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। सेंट साइमन महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यूरोप में विज्ञान जो है विद्यमान है लेकिन व्यक्तियों को समझने के लिए कोई विज्ञान मौजूद नहीं है, अतः समाज का वैज्ञानिक अध्ययन होना आवश्यक है। तो ये वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में बात करते थे, ठीक है। ये वैज्ञानिक अध्ययन की बात किए थे सेंट साइमन ने, तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा कि भाई व्यक्तियों को समझने के लिए विज्ञान मौजूद नहीं है उतना, बल्कि समाज वैज्ञानिक जो समझना होगा तो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक अध्ययन करना ये कहा था इन्होंने सेंट साइमन ने,
ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। समाजशास्त्र की जो शुरुआत प्रबोधन कालीन, देखो प्रबोधन लिखा हुआ है और मैंने प्रबोधन शब्द के बारे में अभी जिक्र भी किया है थोड़ा सा। तो प्रबोधन कालीन जो है दार्शनिक मॉन्टेग्यू और रूसो के विचारों से हुई है। ठीक है, और ये कहते हैं कि मनुष्य जो है स्वयं ब्रह्मांड को, मनुष्य जो है स्वयं ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है मनुष्य। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट है, मॉन्टेग्यू और रूसो का स्टेटमेंट है ये। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। परंपरागत रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों को छोड़कर नए सिर पर विचार करना, ये सभी की सभी बातें समाजशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विज्ञान में बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों के द्वारा पुरानी परंपराएं और उसकी संस्थाओं में अपने को अलग करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। तो ये विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण था, ये विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण ऐसी प्रक्रियाएं जो है हम लोगों के सामने देखने को मिलती थी। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सभी की सभी बातें जो हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समाजशास्त्र की शुरुआत प्रबोधन, ये चीज़ आपको समझना है, दार्शनिक मॉन्टेग्यू और रूसो के विचारों से हुई थी। और जब ये कहते थे कि मनुष्य स्वयं ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है, वहीं से ये चीज़ें जो है लाई गई। तो विज्ञान के बढ़ते जो प्रभाव थे उन्हीं के कारणों को पुरानी परंपराओं और संस्थानों से अपने से अलग करने की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी, ये चीज़ें देखी गई कहाँ पर, तो आप लोग ध्यान रखना बौद्धिक काल में देखा गया था, और बौद्धिक कारक में, और बौद्धिक कारक जो थी उसकी उत्पत्ति हीगल और सेंट साइमन का था, और उसमें फिलॉसफी ऑफ राइट की जो किताबें थी वो हीगल के द्वारा दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेंट साइमन क्या कहते थे, यूरोप में विज्ञान विद्वान है। ठीक है, ये बात कहा है इन्होंने सेंट साइमन ने। ऑगस्ट काम्टे भी प्रबोधन की अगर मैं बात करूं तो कालीन विचारों को प्रभावित हुए और ऐसे सिद्धांतों का निर्माण चाहते थे। अनुभाविक ज्ञान तथ्यों पर आधारित था, यह ऑगस्ट काम्टे का था। ऑगस्ट काम्टे महोदय किस चीज़ की बात करते थे, इसे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि प्रबोधन कालीन विचारों से प्रभावित होते थे और सिद्धांतों का निर्माण चाहते थे, ऑगस्ट काम्टे महोदय। ठीक है, थोड़ा सा ये टफ भी हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें समझ भी नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन अभी PDF मिल जाएगी तो समझ भी जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं। और जिन लोगों ने देखा होगा तो उसको दोबारा से उनका रिकॉल हो रहा है, उस ध्यान से इसको देखते जाएं सभी लोग, है ना। सामाजिक कारक के बारे में अगर मैं बात करूं तो औद्योगिक क्रांति थी, इसमें सामाजिक कारक में अगर सबसे अहम भूमिका रही तो औद्योगिक क्रांति रही है। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति के साथ साथ फ्रांसिस क्रांति भी थी। ठीक है, इन दोनों क्रांति की बहुत अहम भूमिका हुई सामाजिक कारक में। और औद्योगिक क्रांति में मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को कि 1760 में मानी जाती है, ये आप जब जानते भी हैं। यहाँ पर जो मुख्यतः बात रही कपास खनन का लेकर कर थी, परिवहन को लेकर थी, इन्हीं क्षेत्रों से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कपास खनन से रिलेटेड कौन सी क्रांति है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप औद्योगिक क्रांति को ही बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए औद्योगिक क्रांति की अगर मैं बात करूँ उसका प्रयोग सबसे पहले किस बंदे ने किया है, तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए जरा। ब्लांकी एक नाम है, यहाँ पर सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किया, लेकिन यह चर्चा तब आया जब ब्रिटिश इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी इस शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1760 से लेकर 1840 के बीच में आर्थिक विकास का वर्णन किया था, वहाँ पर मिला था। तो औद्योगिक जो क्रांति थी सबसे पहले ब्लांकी। ठीक, अभी मैंने बताया भी है आपको लेनिन का नाम, और लेनिन का नाम किस क्रांति के जनक कहा जाता है, तो रूसी क्रांति से। तो औद्योगिक क्रांति में भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर इनका नाम याद रखिएगा, ब्लांकी का नाम। और इन्होंने टॉयनबी ने कहा, इसका प्रयोग कब किया था, जब ब्रिटेन में 1760 और 1840 के बीच में जब आर्थिक विकास का वर्णन कर रहे थे, तब इन्होंने इसका प्रयोग में लाया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपका। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। और फ्रांस क्रांति में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, स्वतंत्रता आप समझ ही रहे हैं, समानता इक्वलिटी आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित है। ये इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, 17 यानी आप 1789 में शुरू किया गया था। इस क्रांति को ठीक पहले फ्रांस में आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर थी और रोटी का एक टुकड़ा की कीमत किसानों की कई दिनों की मजदूरी के बराबर हुआ करती थी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान से समझ सकते हैं कि आप जो ये देख रहे हैं कि रोटी का एक टुकड़ा की कीमत किसानों के कई दिनों की मजदूरी के बराबर था, तो ये किस क्रांति में जिक्र किया गया है, तो फ्रांसीसी क्रांति में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपसे पूछता है समाजशास्त्र के जनक के बारे में, तो आप ध्यान रखना समाजशास्त्र के जो जनक होंगे वो ऑगस्ट काम्टे होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए नए समाज को समझने के लिए फ्रांसिस दार्शनिक जो थे वो ऑगस्ट काम्टे ने नए विषय में समाजशास्त्र को जन्म दिया, तो इसीलिए इनको कहा जाता है समाजशास्त्र के जनक भी कहा जाता है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए फटाफट एक बार क्वेश्चन करिए।
इससे संबंधित जो मैंने अभी करवाया है आप लोगों से कि यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से संबंधित है, तो ना ही आपको बताना है यहाँ पर किससे संबंधित होगा। बताइए जरा मुझे एक बार, ब्रिटेन से होगा कि जर्मनी से कि अमेरिका से कि फ्रांस से। औद्योगिक क्रांति किससे संबंधित है? ब्रिटेन से। औद्योगिक क्रांति किससे संबंधित है? ब्रिटेन से। आप लोग बता नहीं रहे हो, बोला करें आप लोग। अभी मैंने इसके बारे में इस पीडीएफ में लिखा हुआ है और मैंने बताया भी है ना। इसे भी आप सुनिए, समझिए। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और मैंने अभी अभी आप लोगों को इसके बारे में भी बताया है, रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है उसके बारे में। हाँ, ओके, प्लेटो नाम ले रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। रिपब्लिक प्लेटो का आ जाएगा, शाबाश, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, प्लेटो रिपब्लिक का हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आप लोगों से एग्जाम में। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? लुईस 16 था, याद रखिएगा, लुईस 16 का नाम आएगा फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा 16वां। ठीक है भाई, ये उस समय का क्या था? शासक था, लुई 16। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्रम पे। और यहाँ पर स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहता है। ओके, ओके, कहाँ? ओके भाई, चलिए, ठीक है अभिनव जी, तो टाइम पर आया करें क्लास में, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना का समाजशास्त्र की उत्पत्ति कोई योगदान नहीं है? तो भाई बताइए जरा कि निम्नलिखित में से किस घटना का समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है उससे संबंधित नहीं होगा। तो आपको बताना होगा इसके संबंध में कि किससे संबंधित नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अमेरिकी क्रांति मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं। हाँ, आप ध्यान रखना, अमेरिकी क्रांति जब पढ़ाया नहीं तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। हाँ, बाकी फ्रांस प्रबोधन पुनर्जागरण के बारे में अभी मैंने आपको बताया है ना, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ऑगस्ट काम्टे हो जाएंगे, यहाँ पर पहला ही जवाब हो जाएगा। हाँ, पहला ही सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, समाजशास्त्र का जो उद्भव की बात किया जाए तो मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को थोड़ा सा बताया भी था कि समाजशास्त्र का उद्भव किस शताब्दी से हुआ है। तो 19वीं शताब्दी से, सॉरी कौन शताब्दी होगी? 19वीं, हाँ 19वीं होगी, 19वीं शताब्दी से हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 19वीं शताब्दी से हुआ है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जो है किस वर्ष आई थी? ये भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में आप लोगों से कि फ्रांसीसी क्रांति कब आई थी? 18वीं लिखा था शायद, 1690। नहीं नहीं, कौन सी क्रांति की बात कर रहे हो? उसका उदय की बात कर रहे हो? 18वीं वाला क्वेश्चन की बात कर रही है, पहले वाले क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, उसकी उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो वो उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में समाज के बारे में विशेष चिंतक नहीं हो पाया था, विशेष चिंतन नहीं हो पाया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो वो चीज़ें थी। फिर उसके बाद ये 19वीं शताब्दी में हुआ है। 18वीं शताब्दी में यूरोप और दार्शनिक और बौद्धिक आंदोलन चल गया था। ठीक है, जिसकी वजह से मनुष्य की तार्किक शक्ति एवं नवाचार का में विश्वास करना, ये प्रक्रिया थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो आपका 19वीं सदी ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 19वीं शताब्दी में ही होगा। 18वीं शताब्दी अगर लिखा है तो वहाँ पर वो अलग स्टेटमेंट है, वहाँ पर विकास नहीं हो पाया था। परंतु अगर मैं बात करूँ तो 19वीं सदी में इसका आप करेक्ट जवाब देंगे, आप सभी लोग। ठीक है भाई, उसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 19वीं सदी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, और यहाँ पर देखिए, काम्टे ने विज्ञान को हस्तांतरण के रूप में क्रमशः प्रथम और अंतिम स्थान देता है। काम्टे, तो बताइए जरा किस में देता है ये चीज़? तो आप ध्यान रखना, गणित शास्त्र में देता है और साथ ही साथ वो समाज शास्त्र में बात करता है। तो जिसमें गणित होगा और विज्ञान को हस्तांतरण के रूप में देखा जाएगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो प्रथम और अंतिम, प्रथम था उसका मैथमेटिक्स और अंतिम था उसका समाजशास्त्र। तो ऑगस्ट काम्टे इज द राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, सही जवाब हो जाएगा। ऑगस्ट काम्टे इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2-3 प्रश्न इससे संबंधित मिल सकते हैं आप लोगों से। किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति, और मैंने शायद ये अभी आपको पीडीएफ में दिखाया भी है ना, सोशल ऑर्डर एंड प्रोसेस का नाम, किसने बोला है ये बात? तो आपको पता होना चाहिए, ऑगस्ट काम्टे इज द राइट आंसर होगा ये बात। हाँ, ऑगस्ट काम्टे, हाँ ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए इतनी बातें तो आप लोगों ने देख लिया। ये सभी के सभी है यूनिट नंबर 2 का पार्ट है, क्वेश्चंस पेपर्स हैं, ये सभी चीज़ें जो है आज एक बार फिर दोबारा से आप इसको ध्यान से देखिए, फिर अभी मैं क्वेश्चंस आप लोगों से करूँगा। ठीक है, पीडीएफ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, स्क्रीन पर चलिए हम बात करते हैं समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, ये आप जानते हैं।
और समाजशास्त्र के किन्हीं दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। ये बात किसने कहा है? सॉरी, बात कहा नहीं है, ये बना हुआ है किन किन दो भाषाओं से समाजशास्त्र में? तो आप ध्यान रखिएगा, एक है सोशियल और एक है लोगस। किस भाषा में बना हुआ है? तो कोई मुझे बता सकता है किस भाषा में समाजशास्त्र का वर्णन हुआ है? अभी अभी मैंने बताया भी था, लैटिन और ग्रीक भाषा से, है ना। तो लैटिन और ग्रीक भाषा से, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अभी ये क्वेश्चन भी आया था, आप लोगों ने देखा भी है, अगस्त कामटे का ही सही था। समाजशास्त्र के स्थान पर जो है इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का जो सुझाव दिया है, ये मिल, अच्छा ये मैंने प्रश्न करवाया है अभी आप लोगों को, वही चीज़ यहाँ पर देखो आई है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। समाजशास्त्र का पूर्व नाम क्या था? सबसे पहले जब उसको बोला जाता था तो सोशल जो है फिजिक्स से बोला जाता है। क्या बोला जाता था? सोशल फिजिक्स से बोला जाता था। समाजशास्त्र का जो विज्ञान है वो वार्ड ने कहा। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, वो वार्ड ने कहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ऑप्शन में आता है इसका नाम, करेक्ट नहीं होता है, ऑप्शन जो होता है। यहाँ पर बात मैं करूँ तो 1839 की बात कर रहा हूँ, और ये समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग अगस्त कामटे ने किया था 1839 में। 1839 था कि 1838 था, कुछ ऐसी था, आई थिंक ऐसे ही कुछ आसपास में था। मैंने अभी बताया भी कि सबसे, इसीलिए इसको जनक कहा गया था ना, सबसे पहले इसने किया था, ठीक है। तो आप यही याद रखें, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक भी आएगा, ऐसा नहीं कि 1838 आ जाए, 1839 आ जाए, ऐसे नहीं ऑप्शन आते हैं, ठीक है। दूर दूर के आते हैं। 18 अगर आपसे पूछ लेगा तो कभी 1900 दे देगा, ठीक है, ऐसे पूछेगा। तो इसके आसपास का नंबर जो होगा 1838 या तो 1839, तो यही आप लगाया करो, गेस किया करो इसको। समाजशास्त्र का वह विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है, ओडम ने कहा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, किंग्सले डेविस का नाम ले लो। जो है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ये किंग्सले डेविस है, ठीक है। इसे अभी देखो, मैंने ये प्रश्न दिया था कि समाजशास्त्र के दो भाषाओं को बताया है अवैध संतान, और ये JL मिल का नाम था, ठीक है, आपने ये भी देखा है, ठीक है, ये चीज़ है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का विषय है, और संबंधों को इसी जाल को हम समाज कहते हैं। साधारण शब्दों में इसीलिए कहा जाता है कि समाजशास्त्र में जो है सामाजिक संबंधों का जाल माना जाता है मनुष्यों को, तो इसलिए ये साधारण शब्दों में आ जाता है मैकाइवर एंड पेज की परिभाषा, ठीक है, यही चीज़ हो जाती है यहाँ पर। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन गिडिंस ने किया है। वैज्ञानिक अध्ययन किस बंदे ने किया है? गिडिंस ने किया, ठीक है, याद रखेंगे आप ये भी। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जहाँ पर सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास किया जाता है, मैक्स वेबर कहता है ये बात। समाजशास्त्र के बारे में जब कभी आता है लेकर आप लोगों से, जैसे संरचना वगैरह के बारे में, तो मैक्स वेबर का नाम आता है, तो वो बेसिकली यही देना चाहता है, वो आप लोगों से यही पूछना चाहता है कि आपने अगर ये पढ़ा होगा तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो समाजशास्त्र का वह विज्ञान है जहाँ पर सामाजिक क्रियाओं को व्याख्यात्मक बोध होता है, व्याख्यात्मक समझ होती है, बोध का मतलब होता है समझ, कराने का जो प्रयास करता है वो मैक्स वेबर करता है, ठीक है। समाजशास्त्र में सामाजिक समूहों का विज्ञान है, जॉनसन का नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक संस्थानों का विज्ञान है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस्माइल दुर्खिम का नाम आता है, ठीक है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। आगबंड निमकाफ का नाम आप ध्यान रखिएगा। आगबंड की एक पुस्तक थी 1922 में आया था, सोशल चेंज करके, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में बात किया है इसने। समाजशास्त्र जो है मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन होता है, ये गलत है, ये आएगा ही नहीं, ठीक है। विज्ञानों का हस्तांतरण, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी जो स्लाइड मैंने दिया है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा 2 से 3 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि अगस्त कामटे ने 1838 में बात किया। पूर्व पहले क्या कहा जाता था? सोशल फिजिक्स कहा जाता था इसको, ठीक है। व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान किसने कहा? अगस्त कामटे ने कहा। 2 भाषाओं में बनी हुई है, सोशियो और लोगस में, लैटिन और ग्रीक भाषा में, ये भी आपको पता हो जाएगा। जनक कौन है? अगस्त कामटे हैं, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। 2 भाषाओं का अवैध संतान बता दिया, 2 भाषा, तो 2 भाषा से मिल आप ऐसे याद रखिए, 2 भाषाएं जब मिल जाती हैं तो जाहिर सी बात है, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो एक प्रकार से यहाँ पे अवैध संतान, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर गिडेंस के बारे में, तो वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। 1838 ही था, 1838-39 के आसपास की बात है, ठीक है। तब अगर अगस्त कामटे ने 1838 में समाज को पूर्णता से अध्ययन किया, और कामटे ने बताया समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। अच्छा चलिए सही है। तो ध्यान रखने वाली बात आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा आप लोगों का, आप सभी लोगों का। तो ध्यान रखिए, 1839 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो कहीं कहीं अगर आपको 38 मिले या 39 मिले, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ ना हो, आप इसी को 38 भी कह सकते हैं, 39 भी कह सकते हैं, है ना। 18 है, 1838 है, ठीक है। अच्छा, ये कहीं भी किसी भी बुकों में जो है एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता है ना, किसी भी बुक में अगर आप ढूंढेंगे भी तो एग्जैक्ट डेटा भी नहीं मिलता है ना।
तो अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि 38 और 39 दोनों को भी, ठीक है। तो काम्टे ने कहा कि सर्वप्रथम नए विषय का जो नाम था वो सोशल फिजिक्स रखा था, ये भी याद है आपको, पता ही है, अभी भी चर्चा भी किया है। और बेल्जियम के वैज्ञानिक जो है, यहाँ पर देखिए क्वेटलेट ने अपने एक लेख में कहा है कि एन एस ए ऑन सोशल फिजिक्स कहा है, ठीक है भाई। तो पहले सोशल फिजिक्स के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में, है ना, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, सोशोलॉजी कर दिया गया, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बस, ठीक है। पहले किस नाम से जाना जाता था, अब ये नहीं पूछेगा किसने नाम बदला वगैरह, ये सब कुछ नहीं आने वाला, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें हैं, परिभाषाओं के बारे में बात किया जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, हमें टाइम लॉस करने से अच्छा है कि आगे बढ़ें। समाजशास्त्र जो है अध्ययन के रूप में अगर देखा जाए तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दिया, वहाँ पर मैंने इकट्ठा दे दिया था। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में इन्होंने कहा है इतनी लोग, और समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययनों के अध्ययन के रूप में मैकाइबर पेज कहते हैं, जो कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल होता है, ये मैकाइबर पेज है। तो सामाजिक संबंधों को ध्यान रखना, बाकी आप छोड़ दो, क्योंकि सोशल वर्क पढ़ रहे हो आप लोग, तो इसी का आना जो है तय है भाई यहाँ से, ठीक है। तो इसका जरूरी है याद रखना। सर ये एफ.एस. गिडिंग जो है ये फ्लोरेंस होलिस ही है ना? फ्लोरेंस होलिस कहाँ पर? सर ये एफ.एस. गिडिंग करके जो लिखा हुआ है, गिडिंस, फ्लोरेंस होलिस, हाँ हाँ फ्लोरेंस होलिस, हाँ ऑप्शन हाँ ये सही है। समाजशास्त्र जो है आपका एक प्रकार से सामाजिक जो है वैज्ञानिक अध्ययन है, ये फ्लोरेंस होलिस है, वही है, ठीक है। मैकाइबर पेज हो जाएगा, यहाँ पर जॉनसन्स हो जाएंगे, ठीक है भाई। बाकी आपको मैंने परिभाषा बता दिया, वही परिभाषा इन लोगों ने बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वही चीज़ें हैं जब मैंने आपको पूरा पहले बता चुका हूँ, है ना, कंप्लीट। चलिए एक बार प्रश्न करिए फटाफट दोबारा से, समाजशास्त्र शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, तो बताइए जरा फटाफट। लैटिन और ग्रीक, चलो ठीक है भाई, ठीक है, चलो बढ़िया है। यहाँ पर बताइए प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी की पुस्तक किसने लिखा है? किसने? हर्बर्ट स्पेंसर, हाँ हाँ स्पेंसर। दोबारा क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए क्या यहाँ पे? चलो अच्छा, दो ही क्वेश्चन थे, चलो बस यही थी, आपका यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। ये देखो 1885, हाँ अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1885 में, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संरचना ये हो गई आप लोगों का, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, ये परिभाषाएं वगैरह है, इसके विशेषताएं आपको क्या बताया जाए, विशेषताएं बस सामाजिक संरचना में आप ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए सामाजिक संरचना जो होती है कि अमूर्त होती है, अमूर्त का अर्थात जो कि मूर्त या साकार ना हो, निराकार हो, देवरहित हो, अप्रत्यक्ष हो, ये चीज़ें हो जाती हैं आपका सामाजिक संरचना की विशेषताओं में, ठीक है। तो विशेषताएं तो आप समझ लीजिए, किसी व्यक्ति की अगर विशेषता बता रहे हो तो कैसे बताओगे भाई, तो उसमें देखिए परिवार होता है, नातेदारी, संस्था, समितियाँ आदि जो होते हैं वो विशेषता है, ये सामाजिक संरचना है, ये उन्हीं से बना हुआ है ये, ठीक है। समाज जो है बाहरी स्वरूप का ज्ञान लेता है, तो ये तो है सामाजिक संरचना, और क्या है ना। उसका अर्थ अगर मैं बात करूँ तो सामाजिक संरचना की इकाई को क्रमबद्ध में होना चाहिए, ये भी एक प्रकार से उसकी विशेषता हो जाती है, ठीक है। ये सभी की सभी विशेषताएं हैं, और विशेषताएं का कहने का मतलब है किसी एक व्यक्ति की विशेषताएं और अच्छी बातें बताइए, ठीक है। तो ये एक प्रकार उसकी विशेषता बता रहे हो आप, अच्छी पॉजिटिव बातें बात कर रहे हैं आप लोग, सारे के सारे लोग, ठीक है। तो ये आपकी विशेषताएं मिल जाएंगी, 14 से 15 पॉइंट हैं इसमें, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को जो है इसके बारे में अलग से भी PDF प्रोवाइड तो किया है, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया है, कलेक्ट कर दिया गया है एक ही साथ, है ना। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, सामाजिक संरचना के प्रकार में तो इसके 4 प्रकार हैं, और टी पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 4 प्रारूप दिए थे अभी। और ध्यान रखना यहाँ पे डॉक्टर D.S. बघेल की जो पुस्तक थी, इस पुस्तक में प्रसिद्ध समाजशास्त्री जो टालकट पार्सन्स थे उनकी सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों को विभाजन किया गया है। तो अब ऐसा मत कहिएगा कि टालकट पार्सन्स ने अगर इसके भेद को बताया है तो उसी की किताब में होगा, नहीं नहीं, ये D.S. बघेल की एक पुस्तक थी, उनकी बघेल की जो पुस्तक थी उन्हीं की पुस्तक में ये बातें आई है 4, ठीक है। एक था इनका सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, दूसरा जो था इनका वो टाइप था इनका, वो था सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान मूल्य था एक प्रकार से उनका ये भी, और एक तीसरा था इनका विशिष्ट सामाजिक मूल्य था, या आप इसे कह सकते हो कि विशिष्ट अर्जित प्रतिमान भी बोल सकते हो, इसे विशिष्ट अर्जित प्रतिमान भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सामाजिक संरचना के 4, एक थे अर्जित सामाजिक, एक था विशिष्ट सामाजिक मूल्य,
ठीक है, ये 4 टाइप इन्होंने बताए थे। ठीक है, अभी आप देख भी लेंगे, आपको मिल भी जाएगा यहाँ पर। देखा, एक इन्होंने कहा कि सार्वभौमिक अर्जित संरचना होगी, एक तो ये प्रारूप था टालकट पार्सन्स का, ये बघेल की किताब में मिला है, आप इसे ध्यान रखेंगे। सार्वभौमिकता मतलब इन्होंने कहा कि वे सभी वे मूल्य जो सभी कालों और समाज में समान रूप से पाए जाते हैं उसे सार्वभौमिक कहे जाते हैं। ये था इनका टालकट पार्सन्स का। दूसरा कहते थे टालकट पार्सन्स की, दूसरे प्रकार की जो सामाजिक संरचनाएं होती हैं जिनका निर्धारण सार्वभौमिक और प्रदत्त सामाजिक मूल्यों के आधार पर होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि सामाजिक संरचना का निर्धारण आप सार्वभौमिक तरीके से करेंगे और उसमें सामाजिक मूल्य पे आधार पे होगा, सामाजिक मूल्य के आधार पे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएगी तो वो आपका सार्वभौमिक प्रदत्त संरचना में हो जाएगा। ये दूसरा था। और तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो विशिष्ट अर्जित था ये, और विशिष्ट अर्जित को इन्होंने 2 भागों में बांटा। लेकिन अगर आप लोगों के पास हरियंट की किताब होगी तो उन्होंने जो अर्जित सामाजिक मूल्य बताया था वो चौथी पॉइंट बता दिया है हरियंट की किताबों में। ठीक है, तो जो विशिष्ट अर्जित संरचना थी, तो जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है, तो एक तो है आपका स्पेशल, तो यानी विशिष्ट होगी जितने भी सामाजिक मूल्य होंगे, और एक होगा अर्जित। तो अर्जित का मतलब ये हो जाता है, पहले तो विशिष्ट समझ लीजिए, इसमें वो चीज़ें मिश्रण है जहाँ पे अनुकूल वाली क्रियाविधि होंगी, जो क्रियाविधि अनुकूलतम की होगी। अनुकूलतम का कहने का मतलब हो कि समाज के प्रतिकूल, समाज के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, अनुकूल हो, मानवीय उपलब्धि का परिणाम की बात करता है, तो वो विशिष्ट हो जाएगा। मतलब स्पेसिफिक काम होता है तो विशिष्ट होगा। अच्छा, डीप में ये नहीं प्रश्न पूछेगा विशिष्ट अर्जित संरचना है क्या, ये नहीं पूछने वाला है आप लोगों से। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखें। और एक होता है सामाजिक मूल्यों के बारे में, तो समाज के मतलब जो समाज के वैल्यूज़ होंगे उसको अर्जित करना, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे अर्जित वाले में। ठीक है, ये थर्ड में इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं समुदाय और समिति और संस्था के बारे में। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप समुदाय में, तो समुदाय में आप सभी लोग जानते हैं हम की भावना पाई जाती है, और हम की भावना किसने बताया है, बोगार्ट्स ने बताया है। स्वचेतना की भावना पाई जाती है, ये भी बोगार्ट्स का ही बताया हुआ है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिए। बोगार्ट्स कहते हैं कि समुदाय एक विचार और पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है, उसे हम समुदाय के अंतर्गत क्या करते हैं, एक प्रकार से कम्युनिटी में रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा समुदाय। आगे बात करता है समुदाय की विशेषता क्या क्या पाई जाती है, तो व्यक्तियों का समूह होता है, समुदाय में निश्चित भूभाग होता है, सामुदायिक भावनाएं पाई जाती हैं, साझा संपूर्ण जीवन पाया जाता है। अगर हम बात करें तो स्वाभाविक विकास होता है और आत्मनिर्भरता पाई जाती है। ये सारी की सारी उसकी एक प्रकार की कम्युनिटी को क्या बताती है, विशेषता बताती है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है या पूछ ले आप लोगों की समवर्ती सीमावर्ती समुदाय के बारे में, तो ध्यान रखिएगा इसके अनुसार मैकाइबर एंड पेज कहते हैं कि समुदाय के कुछ विशेषताएं होती हैं और समुदाय से ही मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं जो पाई जाती हैं समुदाय में जो भिन्न होती हैं, अलग होती हैं एक दूसरे से। तो समुदाय की विशेषताओं के आधार पर ये निश्चित नहीं किया जा सकता है कि समुदाय है या नहीं है। तो कुछ चीज़ें विशिष्ट है और कुछ चीज़ें विशिष्ट नहीं है, तो इसलिए हम उसे समुदाय के बारे में नहीं कह सकते। तो हम उसको रखेंगे किसमें, सीमावर्ती समुदाय में। मेरी बात को दोबारा सुनिए, जब विशेषताओं के आधार पर बताया गया कि यहाँ पर कहा गया कि कुछ ऐसी भी क्रियाविधि होती हैं जो अलग होती हैं, जो अलग होंगी वो समुदाय में नहीं होंगी, और जो समुदाय के अनुकूल होगी वो समुदाय कैटेगरी के अंतर्गत आएगी। तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सा समुदाय है, तो उसको बोला गया सीमावर्ती समुदाय। और ये बात बोला है मैकाइबर एंड पेज ने बोला है। तो सीमावर्ती समुदाय की अवधारणा किस बिंदुवान ने दिया है, तो मैकाइबर ने दिया है, याद रखना आप लोग। इसके अनुसार जाति बात हो या आधुनिक की बात हो, पड़ोस की बात हो, जेल की बात हो, ये सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण होता है। आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण कौन सा है, तो या तो आप ध्यान रखिएगा उसमें जेल होगा या तो पड़ोस होगा। ठीक है भाई, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से आपको जो मिलेगा क्वेश्चन, जाति, आधुनिक, पड़ोस और आप लोगों का, ठीक है, जेल, ये सारे के सारे एग्जाम्पल माने जाएंगे सीमावर्ती समुदाय के। किसने दिया है, मैकाइबर ने दिया है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समिति के बारे में। समिति का मतलब होता है एसोसिएशन। ठीक है, ये बहुत ही सरल है और इजी भी है। मनुष्य दिन प्रतिदिन जो है सामान्य आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए समुदाय से कर लेता है, किंतु उसके विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय नहीं हो पाती। ये बात से आप लोग सहमत भी होंगे। ठीक है, तो अतः विशेष आवश्यकताओं के लिए हम लोग क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं, और वही जो संगठन होता है वह एक प्रकार की समिति के रूप में आ जाती है। वो किस रूप में आ जाती है, समिति के रूप में। और आप सभी लोग जानते हैं समिति का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, आप लोगों को पता है ये सारी की सारी बातें, है ना।
तो आगे अगर हम बात करें समिति में बोगार्ट्स महोदय और बोटोमोर। बोटोमोर का नाम जरूर आप लोगों ने देखा भी है, एक क्वेश्चन इसका सही भी हुआ है, यूजीसी में आया हुआ था समाज कार्य में। तो राज्य जो है समाज के अंदर एक समिति है, ना कि समाज है, पूर्ण समाज है। तो जो समाज है याद रखना आप लोग, यहाँ पर इन्होंने कहा है समिति में कि बताया है बोटोमोर ने कि समाज के अंदर समिति होती है, ना कि पूर्ण समाज होता है। ये बात है बोटोमोर की। बोगार्ट्स महोदय कहते हैं कि समिति का मतलब है कि लोगों की किसी खास उद्देश्य के लिए साथ साथ कार्य करना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, समिति कहलाती है। समिति की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे व्यक्तियों का समूह पाया जाएगा, निश्चित उद्देश्य पाए जाएंगे आप लोगों का, है ना। ये कुछ उद्देश्य होते हैं, पर्टिकुलर पर काम करेगा समिति, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, है ना, आप इसे समझ सकते हैं। औपचारिक संगठन पाए जाते हैं, ऐच्छिक सदस्यता होती है, अस्थायी प्रकृति होती है ना, और साध्य ना होकर साधन होता है एक प्रकार का। अब ये प्रश्न बनता है, साध्य ना होकर साधन किसकी तरफ रिप्रेजेंट करता है, तो समिति की तरफ रिप्रेजेंट करता है। बस ऐसे ही लिखता है और उसके बाद समिति, समुदाय, संस्था, ऐसे 4 ऑप्शन देगा आप लोगों को, तो यही सीधा आपका बन जाता है समिति की तरफ। समिति व साधन ना होकर उसके उद्देश्य प्राप्त साधन है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है भाई। मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि छात्र संघ और राजनीति दल और ट्रेड मतलब यूनियन ही क्लब और आपका व्यावसायिक संघ समिति का उदाहरण होगा। तो कभी कभी उदाहरण अगर पूछे तो मैकाइवर एंड पेज के अनुसार आप बता भी सकते हैं कि राजनीति दल बताया है उन्होंने, संघ बताया है उन्होंने, और क्लब बताया है, व्यावसायिक संघ बताया है, तो इन्होंने एक उदाहरण दिया है समिति को रूप में, ठीक है। समुदाय और समिति का अंदर भी आप समझ सकते हैं, है ना। तो समुदाय के बारे में आपको पता है, समुदाय एक बड़ा मानव समूह होता है, जबकि समिति अपेक्षाकृत कम सदस्य होते हैं, तो वही आपका अंतर हो जाएगा एक प्रकार से, है ना। संस्था एक इंस्टीट्यूट आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। इंस्टीट्यूट में सर्वप्रथम अगर मैं बात करूँ इसका विकास को लेकर, तो WG जो है समरन का नाम आता है, और इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, नाम है उसका फोकवेज, ठीक है भाई। इन्होंने क्रियाओं के जो है संस्थानों का एक चरण जनरीति, तो कभी कभी चरम जनरीतियों के बारे में पूछे किसको संबोधित या किससे संबंधित है, तो आप तुरंत आप लोग कह देना है कि ये जो है जो है G समरन ने फोकवेज की किताबों में इन्होंने बताया भी है। इन्होंने कहा है हैबिट को, इसको क्या बोला है, हैबिट। हैबिट मतलब होता है जो है आदत, और जनरीतिया का मतलब ही होता है फोकवेज, इसकी हिंदी है ना, फोकवेज की हिंदी होती जनरीति, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो टी पार्सन्स के अकॉर्डिंग समाज के अस्तित्व के 5 मूलभूत संस्थान बताए थे। तो 5 मूलभूत संस्थान भी टी पार्सन्स का नाम याद रखिएगा। एक बार प्रश्न बनाया भी गया है, पूछा भी गया है क्वेश्चंस कि कौन कौन से संस्थाएं पार्सन्स ने बताई हैं। तो परिवार बताया है, और अर्थव्यवस्था बताया है, राज्य व्यवस्था बताया है, शिक्षा बताया है, धर्म बताया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। समरन के अकॉर्डिंग बात किया गया तो दो श्रेणी बताएगी, एक था स्वतः निर्मित और एक था निर्मित, ठीक है। यह स्वतः निर्मित मतलब होता है लोकाचार से होता है, उसकी उत्पत्ति अचेतन रूप से होती है, और निर्मित मतलब निश्चित उद्देश्य से चेतन के रूप में गठित होता है, जैसे में इसे स्कूल और कॉलेज हो जाएगा, ठीक है, ये चेतन रूप से होता है, ठीक है। बेलार्ड का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। इसकी विशेषताओं की बात करूं संस्था के बारे में, तो रीति रिवाज और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है, और सुस्पष्ट उद्देश्य हो जाएगा, संस्कृति का वाहक हो जाएगा, अमूर्त प्रकृति हो जाएगी, और अस्थायी प्रकृति हो जाएगी। तो ये सभी के सभी आपकी संस्था के एक प्रकार से क्या हो जाएंगी, विशेषताएं हो जाएंगी। आई थिंक आप लोग समझ भी रहे होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें समिति और संस्था के कुछ अंतर दिए गए हैं कि आप उसको कैसे क्लियरफाई करें। तो यहाँ पर आप देखें, समिति जो है व्यक्तियों का संग्रह होता है, जबकि संस्था नियमों का संग्रह होता है। समिति जो होती है मूर्त होती है, जबकि संस्था अमूर्त होती है। समिति अस्थाई होता है, जबकि संस्था अपेक्षाकृत अस्थाई। देखो यहाँ पर अस्थाई प्रकृति की होती है, लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है अस्थाई, वो अपेक्षाकृत संस्था के बारे में बात की जा रहा है, ठीक है। तो अपेक्षाकृत अस्थाई होगा, और ये समिति जो होगी अस्थाई होगी प्रकृति के रूप में, याद रखिएगा, नेचर के रूप में। समिति जो होगी वो निश्चित और सीमित लक्ष्य होगा समिति में, परंतु संस्था में जो है समितियों का लक्ष्य जो है प्राप्त करने के लिए नियम रूपी साधन होगा एक प्रकार से, है ना। तो यह एक प्रकार से आपका हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट प्रश्न करिए अब यहाँ पर भी, ठीक है। और बताइए मुझे जरा, निम्न में से कौन सा समुदाय की विशेषता नहीं है। तो विशेषता कौन सी नहीं है आपको बताना है, आप लोगों को बताइए जरा, इसकी विशेषता कौन सी नहीं होगा। देखो समुदाय की विशेषता है, ठीक है भाई, समुदाय की विशेषता। तो समुदाय की विशेषता में अगर मैं बात करूं तो आपका ये निश्चित भूभाग पाया जाता है, आप जानते हैं, स्वाभाविक विकास भी पाया जाता है, ये भी जानते हैं, हम की भावना भी पाई जाती है, लेकिन अमूर्त संगठन नहीं पाया जाता है। हाँ, ये नहीं पाया। अभी देखो आप लोगों के
पीछे मैंने करवाया है, PDF में लिखा भी है साफ शब्दों में, अंतर में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। किसने कहा कि समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं, समस्त पहलू जो हैं जीवन के आ जाते हैं। ये किस बंदे ने बात किया है? ठीक है, बताइए ज़रा। समुदाय का वह छोटा भाग, तो आपको अभी मैंने बताया किंग्सले डेविस का नाम। किंग्सले डेविस महोदय ने कहा था कि वो भाग जो सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है भाई, किंग्सले डेविस करेक्ट जवाब हो जाएगा आप लोगों का। सीमावर्ती समुदाय की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कार्ल मार्क्स है, मैकाइवर पेज है, मॉर्गन है कि टेप्टोनिस? हाँ, मैकाइवर एंड पेज हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट वाला है। एप्टोनिस का भी नाम है, कार्ल मार्क्स का भी नाम है, मॉर्गन का भी नाम है। ये यूजीसी में सारे के सारे ऑप्शन जो है एक भी प्रश्न में आए हुए हैं, एक ही प्रश्न में आए हुए हैं। ठीक है, किसने कहा है कि समिति का जो तात्पर्य होता है लोगों का किसी खास उद्देश्य के साथ साथ कार्य करने से होता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है, और जरा मुझे बताइए किसने कहा है ये बात। ना बोगार्ड्स, बोगार्ड्स, हाँ बोगार्ड्स करेक्ट, हाँ बोगार्ड्स करेक्ट हो जाएगा कि समिति का उन्होंने अर्थ बताया भी है, अभी मैंने दिखाया भी है कि साथ साथ वो कार्य करना। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पे बोगार्ड्स करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ठीक है, किसने निम्नलिखित में से समिति नहीं कही जाती, विशेषता जो होगी समिति की नहीं होगी। अभी अगर समिति की विशेषता आपने पढ़ा होगा तो फिर तो ठीक होगा भाई। तो इसमें पूछा, देखो औपचारिक संगठन होगा आपका ऐच्छिक सदस्यता होगी, आपका निश्चित उद्देश्य भी होगा, लेकिन अस्थायी प्रकृति नहीं थी। आपने अभी देखा समिति, और आपको मैं पढ़ा भी रहा था, अभी बता भी रहा था कि एक अपेक्षाकृत अस्थायी के रूप में बताया है, और आपको भी बताया है कि एक अस्थायी प्रकृति के रूप में बताया। तो अस्थायी प्रकृति के रूप में समिति के बारे में बात किया था, और अपेक्षाकृत जब अस्थायी की बात मैं कर रहा था तो वो संस्था की बात कर रहा था। क्लियर हो गया अब आप लोगों को? अभी अभी था ऊपर, मैंने इसके बारे में जिक्र भी आप लोगों से किया है मैंने, है ना। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए ज़रा, मैकाइवर पेज ने सीमावर्ती समुदाय में दिए गए उदाहरण में से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो एक तो जेल दिया था, आधुनिक पड़ोस भी दिया था, जाति भी दिया था, कहीं गांव दिया था? गांव दिया था? नहीं दिया था, इसलिए आपका यहाँ पर जो होगा ये आपका करेक्ट जवाब होगा। इसने पूछा था नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, उससे कभी कभी प्रश्न भी पूछ लेता है कौन कौन सा उदाहरण दिया है। संस्था का विकास की बात क्रम में अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से किसको दर्शाया गया है संस्था के रूप में? ठीक है भाई, किसको दर्शाया गया है? तो ज़रा मुझे बताइए आप लोग। समरण को दर्शाया गया, किसको? नाम ध्यान रखना आप लोग, बताया गया है समरण को नाम। समरण जो है विकास के क्रम में ये अग्रणी है समरण, क्योंकि फोकवेज उसकी किताब थी, बड़ी फेमस किताब थी, और उससे भी प्रश्न भी बने। जो सोशियोलॉजी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, वही देखो प्रश्न से भी प्रश्न आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ रहा है। ज़रा बताइए कि समूह के द्वारा ग्रहण किए गए व्यवहार या आदत को कहते हैं तो जनरीतियों को कहेंगे, संस्था को कहेंगे, कि प्रथा को कहेंगे, परंपरा को कहेंगे? बताइए ज़रा। जनरीतिया को कहेंगे, जनरीतिया ही तो था, वो जनरीति ही तो थी, फोकवेज ही तो जनरीति थी, उसी को तो बोला गया। हैबिट, हैबिट, हैबिट नहीं बोला था मैंने कहा था हैबिट, वही चीज़ होती है ना? किसने कहा है कि संस्थाएं चरम जननीति पर है? तो चरम है, देखो यहाँ पे फोकवेज लिखा हुआ, जहाँ पे फोकवेज का नाम आए बस सीधा समरण का ढूंढो, कहीं पर मिल रहा है समरण? हाँ, बस सीधा सीधा आपको उसी को टिक मारना है। फोकवेज कहीं मिले बस समरण को ढूंढो। यहाँ पर देखो टी पार्सन्स ने बोला है भाई, टी पार्सन्स ने क्या बोला था कि पूर्व शर्त के रूप में 5 संस्था के बारे में बोला है। तो परिवार बोला है ना, थोड़ा ध्यान रखना आप सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट है। परिवार भी बोला है इसने, अर्थव्यवस्था भी बोला है, राज्य व्यवस्था भी बोला है, शिक्षा भी बोला है, और धर्म भी बोला है। ऑप्शन आपका सभी सही हो जाएंगे यहाँ पे, है, सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, हाँ सभी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, फोकवेज नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? फिर आप आंख बंद करिए और लगाइए समरण को। कई बार रिपीट हो गया प्रश्न, लेकिन अच्छा प्रश्न है, इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं आप लोगों से। गांव निम्न में से किसका उदाहरण है? अब देखो कहीं पर सीमावर्ती है, अच्छा नहीं सीमावर्ती का नहीं था ना, सीमावर्ती का नहीं था वो, तो सीमावर्ती में तो जेल वगैरह थी ना। गांव किसका उदाहरण है? तो गांव किसका उदाहरण हो जाएगा? गांव का उदाहरण हो जाएगा समुदाय, समुदाय सही रहेगा आपका, कम्युनिटी इज द राइट आंसर हो जाएगा, गांव समुदाय हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब, कम्युनिटी। यहाँ पर जरा बताइए संस्था क्या है? संस्था क्या है बताइए? विचारों की व्यवस्था है, चिंतन की व्यवस्था है, कि कार्यप्रणाली की व्यवस्था है, कि व्यक्तियों का संग्रह है? संस्था कार्यप्रणाली की व्यवस्था है। कार्यप्रणाली कहाँ पर है? कार्यप्रणाली ये रहा, हाँ कार्यप्रणाली की व्यवस्था है, संस्था है। विचारों की थोड़ी ना होती है संस्था, कार्यप्रणाली की होती है। कार्य वगैरह संस्था किस लिए खोलोगे भाई? काम करने के लिए खोलोगे कि वहाँ पे आके बातचीत करोगे, विचार करोगे?
किन संस्था में दो भागों को जो है बताया गया है, स्वनिर्मित और निर्मित। अच्छा ये देखो मैंने अभी बताया भी है कि स्वनिर्मित भी, और आपको बताया भी है स्वनिर्मित और निर्मित के बारे में कि किस विद्वान ने किया है। तो समरण तो यहाँ पे नहीं होगा, कौन सा होगा भाई? अच्छा अच्छा नहीं, समरण सही होगा, समरण ही सही होगा, समरण ही सही होगा, समरण ही सही होगा, याद आ रहा है, समरण ही करेक्ट जवाब होगा यहाँ पे। समरण ही आपका निर्मित और यहाँ पे स्वनिर्मित का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, समरण, समरण ही करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है भाई, समरण। थोड़ा समरण के बारे में देख लेना आप लोग, है ना, उसके अभी मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, उसको जरूर सीन कर लेना। जनरीतियाँ अगर कहीं पर आपको दिखे, और जनरीतियों को वैकल्पिक रूप में प्रथा कहा है। वैकल्पिक रूप में प्रथा का मतलब देखो प्रथा की बात होगी ना, प्रथा प्रथा जनरीति को। अब ये मत सोचना जनरीतियाँ दिख गया तो आप यहाँ पे करो। देखो एक बंदा था, उसका नाम था एलेक्स, एलेक्स इंकलेस। ठीक है, ये आप ध्यान रखो, ये बंदे ने कहा कि भाई ये जो है एक वैकल्पिक रूप में प्रथा है, इसने बोल दिया। जनरीति फोकवेज की आलोचना कर दी इसने उसकी किताब की। निम्न संस्था का मूलभूत, बेसिक और सहायक विभाजन करता, बताओ जरा कौन? बेलार्ड, करेक्ट जवाब, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई देखो सही नहीं है, बताओ। संस्था मूर्त होती है, संस्था मूर्त होती है, ये तो अमूर्त लिखा हुआ है, गलत हो गया ये तो। संस्था का निर्माण स्वाभाविक होता है, जबकि समिति निर्मित होती है। भैया समिति सही था, ये स्वाभाविक नहीं होता है, समिति तो सही थी। संस्था मूर्त होती है, हाँ संस्था मूर्त होती है जबकि समिति अमूर्त होती है। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको बताया भी है, देखेंगे ना उसके अंतरों को तो आप समझ जाएंगे इजीली। और यहाँ पर आपके गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए। किसने कहा कि समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थानों के नहीं? मैं कई बार पेज कहाँ पर है, कहीं दिखा? समिति सदस्य होते, संस्थाओं के नहीं होते भाई। हाँ पेज, मैं कई बार पेज। आगे बात करें, निम्न में से कौन सी समिति नहीं होती है? कौन सी समिति नहीं होती है? देखो भाई, बस स्टैंड पर खड़ा होंगे तो समिति हो जाएगी, बताइए। संगीत हो जाएगा, ब्रह्म समाज हो जाएगा, लायंस क्लब हो जाएगा। बस स्टैंड पर खड़े के जो लोग होंगे वो समिति बनी है क्या? बोलो। हाँ नहीं होगा। पूर्ण संस्था मतलब टोटल संस्था, इंस्टीट्यूट की अवधारणा किसने दिया है भाई? ये भी प्रश्न अच्छा ही है, थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। एरविन गॉफमैन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक समूह के बारे में थोड़ा सा। ये चीज़ें मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जाने रहिए। अगर इस पीडीएफ को पढ़े, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस यही चीज़ पढ़ लीजिए, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सामाजिक समूह के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो मनुष्य का जीवन जो है वास्तव में सामूहिक जीवन होता है। मनुष्य की सामाजिक प्राणी कहने का तात्पर्य होता है कि यही मनुष्य का समूह होता है। बस ये तो बहुत ही ईजी है, आप समझ जाएंगे। उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट मिलेंगे तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, एकत्रीकरण की बात अगर मैं करूँ तो इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या चीज़ें जिक्र किया जा रहा है कि सामूहिक समूह निर्माण के चरण क्या क्या हो सकते हैं। चरण के बारे में, एकत्रीकरण हो सकता है, सामाजिक श्रेणी होगा, और या तो आप सांख्यिकीय समूह कहिए, या समाज मूलक समूह कहिए, या तो आप इसे समूहता कहिए, या इसे आप सामाजिक समूह कहिए, आप इसे या तो समिति समूह कहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है चरणों के रूप में। रॉबर्ट बेस्टिक के अकॉर्डिंग अपनी पुस्तक में सोशल ऑर्डर में उन्होंने स्वचेतना का विकास के बारे में बात किया है, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बात किया है, और सामाजिक संगठन के आधार पर ही इन्होंने समूह के 4 भागों में वर्गीकरण किया था। एक था सामान्य सामाजिक श्रेणी थी। सामाजिक श्रेणी में एज अ वो चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे स्वजातीय चेतना और अंतःक्रियाएं जो सामाजिक संगठन में नहीं पाया जाता है, बल्कि उम्र और लिंग के आधार पर होता है। तो ये सामाजिक श्रेणी हो जाएगी, सोशल कैटेगरी ये होती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। आगे हम बात करें तो समानता मूलक या समूहता के बारे में। ये चीज़ें वही है जिसके संबंध में बता रहा है कि लक्षणों के आधार पर नहीं बल्कि स्वजातीय चेतना के आधार पर समावेश होगी। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी आपकी। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक समूह के बारे में, तो ये वो है जहाँ पे सामाजिक समूह स्वजातीय चेतना के साथ अंतःक्रिया पाई जाती है, वो एक प्रकार से सामाजिक समूह कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एकीकृत। अच्छा देखो यहाँ पर ध्यान रखिए थोड़ा सा, बेस्टिक ने अपने द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में एकीकरण का प्रयोग किया है। ठीक है, प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, ये बेस्टिक ने नहीं किया है, जबकि एंथोनी गिडेंस ने एकीकरण का चर्चा बिना सामाजिक समूह की चर्चा में भी नहीं किया है।
तो देखो यहाँ ध्यान रखिए कि एक है एंथोनी गिडेंस, एक है बीरिस्टिक। बीरिस्टिक ने एकत्रीकरण, वही बीरिस्टिक वाला नाम है, ये बीरिस्टिक वाला ही नाम है, बीरिस्टिक जो सोशल वर्क में पढ़ते हो आप, ठीक, वही नाम है। इसने एक जो है एकत्रीकरण का प्रयोग नहीं किया है वर्गीकरण में जब ये प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन एंथोनियो गिडेंस ने एकत्रीकरण का चर्चा के बिना चर्चा, मतलब बिना चर्चा के वो सामाजिक समूह पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो ये ज़रूरी है एकत्रीकरण होना, और जब एकत्रीकरण ही नहीं होगा तो सामाजिक समूह चर्चा कहाँ से होगा भाई, है ना, वही चीज़ है, ठीक है। अर्ध समूह को लेकर बात कर सकता है आप लोगों से। अब थोड़ा सा देख लीजिए, वोटोमोर ने सामाजिक समूहों के लिए एकत्रीकरण, सामाजिक श्रेणी और समता में मूलक समूह पर चर्चा आवश्यक नहीं है। उन्होंने अर्ध समूह या आभासी समूह जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, ठीक है। 4 उदाहरण भी इन्होंने दिया है, वर्ग दिया है, परिस्थिति दिया है, और वायु समूह दिया है, लिंग समूह दिया है, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। समूहों का वर्गीकरण से प्रश्न पूछा जाता है। प्राथमिक समूह में CH कूले का नाम आता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें कभी कभी पूछ लेता है उदाहरण, तो परिवार, बचपन और मित्र याद रखिएगा, प्राथमिक समूह का ही उदाहरण होता है, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत देखिए CH कूले ने एक किताब लिखी थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये किताब का नाम है। PDF दिखाई दे रहा है सही, सोशल ऑर्गेनाइजेशन किताब है, आप रोटेट कर लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए, ठीक है। इसने कहा कि फेस टू फेस एसोसिएशन और कोऑपरेशंस जो होता है, इसके बारे में बात किया था, घनिष्ठता के बारे में, है ना। प्रीडोमेट क्या लिखा हुआ है, प्रीडोमेटिव्स, है ना। तो आप इसे ध्यान रखिए यहाँ पर ये कि सहयोग और घनिष्ठता के बारे में, फेस टू फेस, ठीक है, एसोसिएशन के बारे में, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में CH कूले का नाम याद रखेंगे इसे, ठीक है। इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो यह जो है आमने सामने का संबंध होगा, हम की भावना होगा, और उसके बाद समूह का आकार छोटा होगा, सदस्यों का जो है शारीरिक समीपता होगा, और संबंधों के लंबे समय तक बना रहना, ये हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अर्ध समूह की बात करो तो कूले ने बताया है। अर्ध समूह के बारे में किसने बोला है, कूले ने बोला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। द्वितीयक समूह में बेसिकली किंग्सले डेविस का नाम आता है, किसका नाम आता है, किंग्सले डेविस का नाम आता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं, इसकी भी परिभाषा, वो देखिए विशेषताएं, समूह का आकार बड़ा होगा, निश्चित उद्देश्य होंगे, और उसके बाद औपचारिक अप्रत्यक्ष संबंध होगा, ऐच्छिक सदस्यता का होना अनिवार्य हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें अंतर समूह और बाह्य समूह में, तो इन्होंने समरण ने जो फोकवेज की किताब थी उसमें सामाजिक दूरी, अच्छा सामाजिक दूरी के बारे में अगर बात करें तो बोगार्ट्स का नाम आएगा, सामाजिक दूरी में किसका नाम आएगा, बोगार्ट्स का नाम आ जाएगा, ठीक है। और इसने अंतर समूह और बाह्य समूह के बारे में जिक्र किया है, किसने, फोकवेज ने। फोकवेज ने जो समरण किताब थी उस किताब में 2 समूह के बारे में बात किया है, एक अंतर समूह और एक बाह्य समूह के बारे में डिवाइड किया है, ठीक है। ये पूछा जाता है समरण का नाम, और मैंने बताया भी कई बार आप लोगों को, है ना। नृजाति केंद्रवाद, ये भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये प्रथा और परंपरा से संबंधित ही है, प्रतिमान है जहाँ पे समूहों के, उसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। संदर्भ समूह भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो हर्बर्ट लाइमन का नाम आता है, हाइमन का नाम आता है, याद रखिएगा ये। इसने अचीव्स ऑफ साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक, किताब का प्रयोग किया है, उस किताबों में इसके बारे में बताया है हर्बर्ट हाइमन ने, किसके बारे में, संदर्भ समूह के बारे में बताया है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। R.K. मर्टन, रॉबर्ट के मर्टन का नाम अगर पूछे तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया मर्टन ने, ठीक है, ये इनकी किताब है, ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। नृजाति केंद्रवाद ये तो हो गया, संदर्भ, अच्छा ये भी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ तो कुछ विद्वानों ने, जैसे मिलर ने क्या बोला, उग्र बोला है 36 समूह, 2 भागों में डिवाइड किया ये। मर्टन ने सदस्यता समूह बोला है और गैर सदस्यता समूह बोला है, ठीक है। और बीस्टिक ने संदर्भ समूह बोला है, गैर संदर्भ समूह बोला है, ठीक है। निकोब ने बोला है सकारात्मक संदर्भ समूह बोला है और नकारात्मक संदर्भ समूह बोला है। पार्क ने क्षेत्रीय समूह बोला है और गैर क्षेत्रीय समूह बोला है। सरोकिन ने एकल बंधन बोला है और बहुल बंधन बोला है। गिडिंस एक ऐसा विद्वान है जिसने 4 भागों में समूह को डिवाइड किया, जननिक, एकत्रित, नियोजक और अतिव्यापी, ये आप ध्यान रखेंगे। वार्ड ने ऐच्छिक और अनिवार्य बोला है। बोगार्ट्स ने औपचारिक और अनौपचारिक समूह के बारे में बोला, ये इंपॉर्टेंट है बोगार्ट्स का नाम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो बताओ जरा, समाजशास्त्र जो विज्ञान, वह विज्ञान है जहाँ पे समूहों का अध्ययन किया जाता है, तो जॉनसन का नाम हो जाएगा, समूहों का अध्ययन जॉनसन करता है, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक समूह के लिए आवश्यक शर्त है, आवश्यक शर्त क्या है, आवश्यक शर्त क्या होगा भाई, आवश्यक शर्त क्या होगा बताइए। सामाजिक श्रेणी नहीं है ऑप्शन में, सामाजिक संबंध ऑप्शन में है तो लगा दो।
जो जो एक जगह एकत्रित ना हो, ना ही आपस में अंतःक्रिया करता हो, कुछ समानता रखने वाले लोगों को, ऐसे समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? सामाजिक श्रेणी। अर्ध समूह के बारे में किसने बोला है? बोटोमोर, बोगार्ट्स के बोटोमोर, पार्सन्स को किसने बोला? अर्ध समूह के आभासी समूह का उदाहरण। अर्ध समूह और आभासी समूह। अच्छा वो तो अर्ध क्या था बताइए जरा। अच्छा मुझे मैकाई, वो तो उसका नाम तो है नहीं। तो समूह तो कुछ नहीं, कूले लिखा था उधर। कूले, कूले तो है नहीं। जब कूले नहीं तो बोटोमोर, बोटोमोर। आभासी समूह, अर्ध समूह, बोटोमोर। किसने कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं, अभी देखो मैंने बताया भी था, अकेले तो करेंगे नहीं भाई, एक से एक अधिक होंगे तो कौन होगा? एक दूसरे के प्रभाव डालते हैं, सामाजिक समूह का निर्माण होता है। आगमन और निमकाफ, आगमन और निमकाफ होंगे, है ना। काफ़ी लंबी क्लास हो गई, चलो। बोटोमोर के द्वारा अर्ध, बोटोमोर बताओ जरा। अर्ध समूह, गांव, करेक्ट जवाब। उदाहरण शामिल नहीं है गांव। जी सर। प्राथमिक समूह का उदाहरण किसने दिया? कूले। द्वितीयक समूह को शीत जगत कहकर पुकारा है, शीत जगत कहकर पुकारा है दूसरे समूह को। लैंडिस, नहीं लैंडिस, पीएच लैंडिस, पीएच लैंडिस। ये सारा आपको पीडीएफ मिलेगा, सारे पीडीएफ में है इसके बारे में। ये ना सोचे कि प्रश्न ऐसा मिल रहा है तो क्वेश्चंस नहीं होंगे वहाँ पर, सारा है। प्राथमिक समूह की विशेषता बताओ कौन सी है? सभी, आमने सामने, हम की भावना, सबसे छोटा। प्राथमिक समूह ना, बड़ा समूह होता है द्वितीयक वाला, है ना, द्वितीयक वाला होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की किताब कूले, है ना, हाँ कूले। प्लेटफार्म पर खड़े लोग किसका निर्माण करेंगे? अच्छा वहाँ पर जब वो नहीं बनेगा तो किसका निर्माण होगा बताइए जरा? एकत्रीकरण हो जाएगा ना फिर तो, हाँ एकत्रीकरण हो जाएगा। अर्ध समूह की अवधारणा प्रतिपादन किसने किया है? अब यहाँ पे देखिए अर्ध, अच्छा प्रश्न होगा अर्ध प्राथमिक समूह, ये होगा अर्ध प्राथमिक समूह, ये होगा कूले। चलिए इसके आगे जो है हम लोग कल कर लेंगे, है ना, सामाजिकरण को लेकर, ठीक है।